हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स एंड साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप। साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल। वल्नरेबल मतलब होता है जिनको एक्स्ट्रा केयर या नीड होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो छोटे बच्चे हैं या ओल्ड एज पर्सन हैं, ये वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल मतलब इनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है क्योंकि ये जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, जल्दी एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकते हैं, इसलिए उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं हम। वो वल्नरेबल ग्रुप में है। तो साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल, जिसमें हम समझेंगे साइकोलॉजी ऑफ चैलेंज्ड इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल नीड ऑफ वुमन, साइकोलॉजी ऑफ सिक पर्सन, फिर साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप। इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन बिहेवियर या इंडिविजुअल बिहेवियर। शुरू करते हैं साइकोलॉजी ऑफ चैलेंज्ड इंडिविजुअल से। चैलेंज्ड इंडिविजुअल मतलब सिक पर्सन नहीं होता है। चैलेंज्ड इंडिविजुअल मतलब है जिनको एडीएल यानी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में किसी और की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये डिपेंडेंसी आ जाती है इनके अंदर, किसी और पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्रोनिक इलनेस एंड प्रोलॉन्ग्ड डिसेबलमेंट नेसेसिटेट reconstruction of patient idea of himself, herself and a complete recognition of relationship. क्रोनिक इलनेस कोई लंबी बीमारी चली आ रही है, कोई प्रोलॉन्ग डिसेबलमेंट है, मतलब कि डिसेबिलिटी हो गई है, चलते नहीं बन रहा है या टॉयलेट जाते नहीं बनता है। ऐसी कंडीशन में ज़रूरी है कि रिकंस्ट्रक्शन करें पेशेंट के आइडिया का, कि वो खुद के बारे में क्या सोच रहा है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट ऐसे में डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी किसी और के ऊपर आश्रित हो गई है, तो उनका आइडिया खुद के लिए थोड़ा सा नेगेटिव वे में चला जाता है। तो उसको हमको रिकंस्ट्रक्ट करने की या सुधारने की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट हु रियलाइज दैट ही और शी इज़ परमानेंटली डिसेबल बिकम एंग्री विथ हिमसेल्फ एंड विथ अदर पर्सन, जिन या पेशेंट जो ऐसा रियलाइज़ कर लेते हैं कि अब वो परमानेंट डिसेबल हो गए हैं, उनको अब ज़िंदगी भर किसी और की ज़रूरत पड़ेगी, किसी और पर डिपेंड हो चुके हैं, वो एंग्री हो जाते हैं विथ हिमसेल्फ और हर सेल्फ एंड विथ अदर, यानी वो खुद से भी गुस्सा हो जाते हैं या गुस्सा रहते हैं, साथ ही दूसरों से भी। ही और शी में एक्सप्रेस्ड एंगर टूवर्ड्स द फैमिली मेम्बर्स एंड द हॉस्पिटल स्टाफ, यानी पेशेंट हॉस्पिटल स्टाफ और फैमिली मेम्बर के प्रति गुस्सा दिखा सकते हैं। शी और ही मे रिफ्यूज़ टू मीट पीपल और टू गो आउट, पेशेंट लोगों से मिलने से मना कर सकते कि मेरे को किसी से बात नहीं करनी, ना किसी से मिलना है, और टू गो आउट यानी मुझे बाहर भी नहीं जाना है, ना कहीं घूमने जाना है। दिस फेज़ ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस इंक्रीज द डिफ़िकल्टीज़। अब ये जो फेज़ है सेल्फ कॉन्शियसनेस का, अपने बारे में ज़्यादा सोचना कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, अब मैं पहले जैसा नहीं दिख रहा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे प्रति दया दिखाएंगे, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का फेज़ डिफ़िकल्टी बढ़ा देता है, मुश्किलें बढ़ाता है। जैसे कि फैमिली मेम्बर और हॉस्पिटल स्टाफ फील एम्बेरस्ड और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू पेशेंट एटीट्यूड। पेशेंट के इस एटीट्यूड की वजह से जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो हॉस्पिटल स्टाफ हैं, जो भी उनकी केयर कर रहे हैं, वो एम्बेरस फील करते हैं। व्हेन द पेशेंट फर्स्ट रियलाइज दैट ही और शी कैन नॉट कम्प्लीटली रीगेन हिज और हर ओरिजिनल हेल्थ, ही और शी मे बी बिकम डिप्रेस्ड। जब पेशेंट ये रियलाइज़ कर लेता है कि अब उसकी हालत या उसकी हेल्थ पहले जैसे नहीं हो सकती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। ही लॉजेस सम इंटरेस्ट इन हिमसेल्फ, खुद में इंटरेस्ट खो देगा, एंड द सराउंडिंग एंड फाइंड लाइफ नॉट वर्थ लिविंग। खुद में इंटरेस्ट नहीं बचा है, ना सराउंडिंग आसपास किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, और उनको लगता है कि अब ज़िंदगी का कोई वर्थ या कुछ मतलब नहीं है जीने से। He or she refused to take sufficient nourishment, treatment, neglect personal hygiene and lost interest in all activities. पेशेंट ऐसी कंडीशन में उनको नरिशमेंट यानी खाने पीने से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ कर देंगे कि मेरे को तो अब ठीक ही नहीं होना है, मतलब क्या है, पहले जैसे तो हो नहीं पाएंगे। नेगलेक्ट पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ़ सफाई पर भी ध्यान नहीं देते हैं, एंड लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल एक्टिविटी, हर प्रकार की एक्टिविटी में उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। द विल टू लिव इज़ एसेंशियल टू रिकवर। अब इच्छा शक्ति ज़रूरी है
रिकवर होने के लिए। पेशेंट की इच्छा शक्ति नहीं है ठीक होने की तो वो ठीक नहीं होगा। एंड द नर्स मस्ट हेल्प द पेशेंट टू सी दैट ही नीडेड बाय दोज हु लव हिम एंड दैट ही कैन बी यूजफुल टू द कम्युनिटी। ऐसी कंडीशन में नर्स यानी आपको क्या करना है, हेल्प करना है पेशेंट की, टू सी दैट ही नीडेड बाय दोज, यानी उसकी ज़रूरत है जो उसको प्यार करते हैं, जो उसको पसंद करते हैं, उनकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनको उसकी ज़रूरत है, उसको ऐसा रियलाइज़ कराना है। एंड दैट ही कैन बी यूज़फुल टू द कम्युनिटी, और वो कम्युनिटी के लिए भी यूज़फुल है। सम हेल्थ कंडीशन और प्रोग्रेसिव कॉजिंग डिपेंडेंस। अब कुछ हेल्थ कंडीशन है, जैसे एक कंडीशन होती है कि एम्पुटेशन हो जाता है। एम्पुटेशन मतलब क्या होता है, सर्जिकली हाथ या पैर को काट कर अलग कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन जिसमें कोई क्रश इंजरी हुई है, हाथ मशीन में चला गया है, अक्सर आपने सुना होगा, तो ऐसी कंडीशन में हाथ पैर या जो भी बॉडी पार्ट है उसको काट के अलग करना पड़ता है पेशेंट की जान बचाने के लिए। तो कुछ हेल्थ कंडीशन है इस प्रकार की, या आर्थराइटिस हो गया है, प्रोग्रेसिव कॉजिंग, या कोई प्रोग्रेसिव डिसीज़ है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंडेंस कॉज करती है, यानी हमें किसी और पर या पेशेंट को किसी और पर आश्रित होना पड़ता है। डिसेबलमेंट एंड सफरिंग। द पेशेंट में फील ऑब्लिगेटेड टू प्रिटेंड दैट ही फील ऑप्टिमिस्टिक इन ऑर्डर नॉट टू कॉज पेन टू हिज रिलेटिव। तो पेशेंट को तो बुरा लगता है, डिप्रेशन में जाता है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो तो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए शो करते हैं ताकि उनके जो रिलेटिव हैं, उनके फैमिली मेम्बर हैं, उनको बुरा ना लगे, उनको दर्द ना हो। सम पीपल हु ग्रू अप विथ अ डिसेबिलिटी डिवोट मोस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन ओवरकमिंग इट। कुछ लोग जो कि डिसेबिलिटी के साथ ही ग्रो हो रहे हैं, वो अपना टाइम या अपनी एनर्जी ओवरकम, उससे उबरने में लगा देते हैं। एंड एक्सेलिंग इन डेवलपिंग स्किल, और वो अपना जो टाइम एनर्जी है या जो थिंकिंग है कुछ नई चीज़ सीखने में लगा देते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं या कुछ आर्ट वर्क है, विच आर डिफ़िकल्ट टू एक्वायर, जो कि नॉर्मल लोगों से नहीं हो सकता है। जैसे एक मैंने पेशेंट को, एक पर्सन को देखा था फेसबुक पे, एक लेडी थी, उनके हाथ नहीं थे तो वो पैरों से बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे थे। तो अब मैं और आप, हम पैरों से पेंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसी स्किल एक्वायर कर ली जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। वाइल अ फ्यू अदर कोप विथ देयर डिसेबिलिटी बाय इग्नोरिंग इट। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोप अप कर लेते हैं, उबर जाते हैं अपनी डिसेबिलिटी को इग्नोर करके, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। एंड कंसंट्रेटिंग ऑन अचीविंग एक्सीलेंस इन अदर एरिया, और वो अपना पूरा कंसंट्रेशन, अपना अटेंशन लगाते हैं किसी दूसरी फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करने में। द ग्रेटेस्ट आइसोलेशन अकर इन दोज हु लॉस्ट साइट, स्पीच और हियरिंग। ग्रेटेस्ट आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब होता है अलग थलग पड़ना। तो ऐसे पेशेंट जो अपनी साइट यानी अपना विज़न देखना, स्पीच यानी बोलना, हियरिंग यानी कि सुनना, ये अगर खो देते हैं, ऐसे पेशेंट आइसोलेट यानी एकदम अलग थलग पड़ जाते हैं। समटाइम्स दिस आइसोलेशन में लीड टू कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन एंड टेरिफाइंग फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट, लीडिंग टू अग्रेसिव बिहेवियर। इस आइसोलेशन की वजह से पेशेंट को, पर्सन को कन्फ्यूजन होता है, डिसओरिएंटेशन, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है आसपास क्या हो रहा है, क्या है, ना सुनाई दे रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो उसको मालूम ही नहीं है आसपास क्या है, बोल नहीं पा रहे हैं तो अपनी भावनाएं किसी को नहीं बता पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आसपास क्या हो रहा है, कौन उनके बारे में बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार का जो आइसोलेशन है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, डिसओरिएंटेशन क्रिएट करेगा और टेरिफाइंग फीलिंग ऑफ बीइंग लॉस्ट, और उनको ऐसा लगता है कि वो अब खो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा है, लीडिंग टू एग्रेसिव बिहेवियर। तो इसकी वजह से उनका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है। ब्लाइंड पीपल नीड कॉन्स्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट। अब जो ब्लाइंड पीपल है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनके साथ में कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि कॉन्स्टेंट, लगातार इंटरप्रेट करता रहे, यानी बताते रहे उनको कि कहाँ पर क्या है, जबकि वो ब्लाइंड पीपल सीख रहे हैं अपने दूसरे सेंसेस का ज़्यादा यूज़ करना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नर्स टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल विथ द डेफ सच एज गेस्चर, मीम, राइटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन।
डेफ जिनको सुनाई नहीं पड़ता है तो गेस्चर यानी और माइम मतलब होता है कि गेस्चर मतलब स्थिति, माइम मतलब कि कुछ जो हम बॉडी लैंग्वेज हाथ पैर हिला के बताते हैं, समझाते हैं। राइटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन, इसके थ्रू हम डेफ पर्सन से बात कर सकते हैं। द नर्सिंग केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड मस्ट एम एट हेल्पिंग द पेशेंट। अब जो नर्सिंग केयर आप प्रोवाइड करेंगे एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन, जो भी डिसेबल हो चुके हैं उनको, मस्ट एम उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, हेल्पिंग द पेशेंट टू एक्नॉलेज हिज डिसेबिलिटी, उनकी जो भी डिसेबिलिटी है उसको पहचानना है हमको, सो दैट ही कैन क्रिएट अ न्यू आइडिया ऑफ हिमसेल्फ। इसकी वजह से या जो हम पेशेंट की हेल्प करेंगे तो एक न्यू आइडिया पेशेंट के दिमाग में क्रिएट होगा खुद के लिए, कि वो अपने आप को एक डिसेबल पर्सन ना समझे, उम्मीदों से आशाओं से भरा हुआ पर्सन अपने आप को समझे और कुछ नया करने की कोशिश करें। अब बात करेंगे हम साइकोलॉजिकल नीड ऑफ वुमेन्स के बारे में। जस्ट एज फिजिकल डिसऑर्डर अफेक्ट वुमन डिफरेंटली देन मैन, वुमेन्स साइकोलॉजिकल नीड्स आर डिफरेंट। जैसे कोई फिजिकल डिसऑर्डर होता है तो मेल्स को अलग अफेक्ट करता है, उसी बीमारी का फीमेल्स पर अलग तरीके से इफेक्ट होता है। ठीक वैसे ही वुमेन्स, फीमेल्स की जो साइकोलॉजिकल नीड है वो भी डिफरेंट है। ऑल्सो सम इशू आर स्पेसिफिक टू द वुमन, साथ ही कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि सिर्फ वुमेन्स के साथ ही हो रहे हैं या हैं। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि असर्टिवनेस, बॉडी इमेज, डिप्रेशन, टीन प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस और रेप। असर्टिवनेस मतलब होता है टू स्टैंड अप, टू स्पीक अप, खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए बोलना। मैनी वुमन हैव रेज टू बी पैसिव, मैनी वुमेंस जो है वो बढ़ी हुई हैं पैसिवली, एंड प्लेस द नीड ऑफ अदर बिफोर देम सेल्फ, दूसरों की जो नीड है उसको वो आगे रखती हैं और खुद की जो ज़रूरत या नीड है उसको पीछे रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन हु इज़ वाइफ एंड मदर, एक वुमन जो कि वाइफ है और मदर है, मे डिफाइन हर रोल एज द गिवर एंड नर्चर, और वो अपना जो रोल है उसको डिफाइन करेंगी, बताएंगी कि उनका जो रोल है वो गिवर है, देना, नर्चर यानी किसी का पालन पोषण करना, एंड डिसरिगार्ड हर ओन इमोशनल नीड, और वो अपनी खुद की जो इमोशनल नीड है, ज़रूरत है, उसको सेकेंडरी रखती हैं, पीछे रखती हैं। शी मे रीच अ पॉइंट वेयर शी बिगिंस टू एक्सपीरियंस एंजाइटी एंड डिप्रेशन एज शी हैज़ लॉस्ट हर ओन सेल्फ आइडेंटिटी। अब जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, आपने अपना करियर बनाया, अपना जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक लाइफ की फ़ेज़ में फिर हम मैरिज करते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस एज में, उस टाइम में आप अपना कैरियर साइड में रखते हैं, फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। फैमिली आपके बच्चे हैं, परिवार है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या नीड है, उसमें ही पूरा टाइम, एनर्जी निकल जाती है। एक समय बाद स्थिति ऐसी आती है कि शी में फील रीच अ पॉइंट वेयर शी बिगिंस टू एक्सपीरियंस एंजाइटी एंड डिप्रेशन, फिर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होना शुरू होता है। एज शी हैज़ लॉस्ट हर ओन सेल्फ आइडेंटिटी, कि हम हमारी खुद की पहचान तो खो ही चुके हैं। अ नर्स कैन हेल्प द वुमन, एज अ नर्स आप हेल्प कर सकते हैं ऐसे वुमन को जो इस प्रकार से एंजाइटी या डिप्रेशन फील कर रहे हैं। अनकवर हर स्ट्रेंथ, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको अनकवर करना है, बताना है। एंड वर्क टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हर नीड एंड गोल्स, और हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं उनकी जो भी नीड है या उनके जो गोल है उसके बारे में। बॉडी इमेज, यहाँ पर एक फ़ोटो लगाया हुआ है मैंने, जिसमें टी शर्ट में कुछ लेटर लिखे हुए हैं, इनसे एक वर्ड बनता है ब्यूटीफुल, यानी कि जो भी है, जैसा भी है, जहाँ भी है, वो ब्यूटीफुल है। एक नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, बॉडी शेमिंग, लोगों के शरीर का मजाक उड़ाना, किसी को मोटा बोल दिया, दुबला बोल दिया, किसी को डार्क स्किन बोल दिया। लोग इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और अपना टास्क जो है, गोल है, उसके ऊपर ध्यान देने की जगह खुद की बॉडी पर ही ध्यान देते हैं और दुखी रहते हैं। In today's society, there is a significant emphasis placed on body image through TV, magazine, movie and other media.
टीवी, मैगज़ीन, मूवी, अदर मीडिया यानी सोशल मीडिया हो गया, हम इतने सोशल मीडिया ऐप्स देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल देखते हैं। वहाँ पर सुंदरता का मतलब दिखाया जाता है कि जो दुबला है, लंबा है, वो सुंदर है। इस चीज़ का हमारे सोसाइटी में बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे खाना खाना बंद कर देते हैं और भी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हम देखते हैं क्या है। यंग वुमन रिसीव डिस्टॉर्टेड मैसेज रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट बॉडी इमेज। तो इस वजह से जो यंग वुमन है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं अबाउट देयर ओन बॉडी, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस होता है, इलनेस होती है। द वुमन्स डेफिनेशन रिगार्डिंग देयर ओन बॉडी मे बी डिस्टॉर्टेड। अब ये सब मीडिया में देखने के बाद या लोगों से सुनने के बाद, वुमन्स डेफिनेशन रिगार्डिंग देयर ओन बॉडी मे बी डिस्टॉर्टेड रिजल्टिंग इन ईटिंग डिसऑर्डर। इसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर आते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया बुलिमिया। ये साइकेट्री में पढ़ेंगे आप 3rd ईयर में। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब ये होता है कि इसमें लेडी कुछ फूड खाया, उनको ऐसा लगता है कि हम मोटे नहीं हो जाए, तो अगर उन्होंने कुछ खा लिया और उनको लगा कि हमने ओवर ईटिंग कर लिया तो मुंह में उंगली डाल के उल्टी कर लेते हैं और एकदम थिन रहते हैं, दुबले पतले। एनोरेक्सिया नर्वोसा है। एक है एनोरेक्सिया बुलिमिया, इसमें ओवर ईटिंग करते हैं। जितना स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है उतना ज़्यादा ईटिंग करते हैं। ये साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। मैनी वुमन व्यू देयर बॉडी विथ फियर समटाइम्स लीडिंग टू सेल्फ इंजरी। और कई वुमेंस जो हैं वो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को डर के साथ देखते हैं कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। समटाइम्स लीडिंग टू सेल्फ इंजरी, और ख़ुद को भी इंजर या नुकसान पहुंचाते हैं। द नर्स शुड हेल्प हर टू डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज। एज अ नर्स आपको हेल्प करनी है अगर कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि वो डेवलप करे पॉजिटिव बॉडी इमेज खुद के बारे में। नेक्स्ट, डिप्रेशन। वुमेन्स आर ट्वाइस एज लाइकली एज मैन टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन। अगर देखा जाए मैन से कंपेयर करके तो वुमेन्स को डिप्रेशन होने की संभावना दुगनी होती है। साइकोलॉजिकल स्टडीज़ शोज़ दैट, साइकोलॉजिकल स्टडी में देखा गया है कि वुमेन्स जो है वो विड्रॉ कर देती हैं या ब्लेमिंग देमसेल्फ, खुद को वही ब्लेम करने लग जाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मैन थ्रू देमसेल्फ इनटू एक्टिविटी। और अगर हम मेंस को देखते हैं तो वो अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेते हैं। हॉर्मोन्स कैन क्रिएट मूड स्विंग बिफोर मेंस्ट्रुएशन, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, पोस्ट पार्टम डिप्रेशन और ड्यू टू यूज़ ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव। इसके साथ ही जो हॉर्मोन्स हैं उसकी वजह से मूड स्विंग हो सकता है मेंस्ट्रुएशन के पहले, और पोस्ट पार्टम डिप्रेशन भी होता है बर्थ के, डिलीवरी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद। और ड्यू टू यूज़ ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव, इसकी वजह से भी मूड स्विंग्स होते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि उनको, वुमेन्स को ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी अब पहले जैसी नहीं बची या अब वो पहले जैसे अट्रैक्टिव नहीं बचे हैं। टीन प्रेगनेंसी यानी टीनेजर लाइफ में प्रेगनेंसी। टीनेजर एक एज ग्रुप है 13, 14 या 15 ईयर्स ऑफ एज में। When unwanted pregnancy occur in this stage of woman's life, it can significantly alter her emotional development. टीनेजर लाइफ में अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर होती है तो ये इमोशनल डेवलपमेंट को अल्टर करती है या उस पर काफ़ी असर डालती है। द नर्स कैन हेल्प अंडरस्टैंड दैट ऑप्शन अवेलेबल। तो एज ए नर्स आप समझा सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूज़ ऑफ हर ओन स्ट्रेंथ टू कोप अप, उसकी खुद की स्ट्रेंथ यूज़ करके कैसे उबर सकते हैं इस सिचुएशन से, उसके बारे में बता सकते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब होता है कि शादी के 2 साल बाद तक अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कैन बी फाइनेंशियली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली ड्रेनिंग। फाइनेंशियली भी इंसान परेशान होता है, इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी परेशान होता है। ऑल दो इनफर्टिलिटी अफेक्ट बोथ मैन एंड वुमन, ये मैन को भी यानी मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। वुमन ऑफन फील द लॉस ऑफ नॉट बिकमिंग प्रेग्नेंट। वुमेंस जो है वो ऑफन अक्सर फील करते हैं लॉस,
क्या कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। एंड अ साइकोलॉजिकल लॉस ऑफ नॉट बीइंग अ रियल वुमन, साथ ही फिजिकली तो ठीक, साथ ही साइकोलॉजिकली इफेक्ट भी होता है या लॉस होता है उनको कि वो एक रियल वुमन नहीं है। द नर्स कैन हेल्प हर टू कोप विथ द फीलिंग ऑफ लॉस एसोसिएटेड विथ इनफर्टिलिटी। तो एज अ नर्स आप हेल्प कर सकते हैं कि इनफर्टिलिटी से एसोसिएटेड जो उनको लॉस हो रहा है या फीलिंग ऑफ लॉस उनको है, उससे वो कोप अप कर पाएँ या उबर पाएँ। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा, मोर देन 50% ऑफ वुमन एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ वायलेंस फ्रॉम देयर स्पाउस। लगभग 50% फीमेल्स वायलेंस एक्सपीरियंस करती हैं फ्रॉम देयर स्पाउस यानी उनके हस्बैंड से। दिस में अकर इन फॉर्म ऑफ वर्बल अब्यूज़। अब वायलेंस अलग अलग प्रकार का हो सकता है वर्बल अब्यूज़ हो यानी कि मुंह से कुछ बोलना हुआ गलत, लिमिटिंग अ बिहेवियर अवॉइड करना, या एक्चुअल फिजिकल अटैक या जिसको हम बोलते हैं हाथ उठाना। इमोशनल अब्यूज़ इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड ऑफन लीव्स द विक्टिम विथ अ सेंस ऑफ समथिंग रॉन्ग बट डाउट इन देयर ओन परसेप्शन। अब जो इमोशनल अब्यूज़ है, इमोशनली ब्लैकमेल करना, अवॉइड करना, ध्यान ना देना, इस प्रकार को जो अब्यूज़ है उसको आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है, पहचान नहीं पाते हैं। ऑफन लीव अ विक्टिम विथ अ सेंस ऑफ समथिंग रॉन्ग, जिसके साथ इमोशनल अब्यूज़ होता है तो उसको बस ऐसा लगता है कि कुछ गलत है, बट डाउट इन देयर ओन परसेप्शन, पर उनको डाउट होता है कि एक्चुअल में सचमुच कुछ गलत हो रहा है या मैं ऐसा ही लग रहा है मुझे। द नर्स कैन हेल्प वुमन री एस्टेब्लिश हर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। एज अ नर्स आप हेल्प कर सकते हैं ऐसे वुमेंस की कि अपना सेल्फ वर्थ, आत्मसम्मान जो है उसको री एस्टेब्लिश करें एंड रिमूव हर सेल्फ फ्रॉम द वायलेंट सिचुएशन, और वो एक ऐसी कोई भी वायलेंट सिचुएशन है उनसे अलग आ जाएं, उनसे दूर हो जाएं। नेक्स्ट, रेप। वुमन हु हैव बीन विक्टिम ऑफ रेप बाय स्ट्रेंजर, डेट रेप और फैमिली मेम्बर्स ऑफन एक्सपीरियंस अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट नोन एज रेप ट्रोमा सिंड्रोम। वुमेन्स जिनके साथ रेप होता है स्ट्रेंजर अजनबी लोगों द्वारा, डेट रेप या और फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, वो एक्सपीरियंस करते हैं एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं रेप ट्रॉमा सिंड्रोम। वुमन एक्सपीरियंस लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आत्मसम्मान गिर जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ विलेम एंड सेल्फ अटैक, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरी वजह से ही हुआ है, खुद को ही दोष देते हैं। सेल्फ अटैक, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अदर कॉमन फीलिंग आर डिप्रेशन एंड एंगर, इसके साथ साथ पेशेंट को या पर्सन को डिप्रेशन और एंगर यानी कि गुस्सा आता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वुमन टू प्रोसेस द फीलिंग दे हैव रिगार्डिंग रेप एंड रिजल्टिंग फ्रॉम अप विथ अ क्वालिफाइड साइकोथेरेपिस्ट। तो ये ज़रूरी है फॉर वुमन हु प्रोसेस द फीलिंग कि वो अपनी जो फीलिंग है उनको बदलें, जो भी उनको महसूस हो रहा है कोई भी क्वालिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे मिलें, उनसे अपनी काउंसलिंग करवाएं। साइकोलॉजिकल नीड ऑफ वुमन यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम समझने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ सिक पर्सन। द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर इज टू असिस्ट द पेशेंट इन अटेनिंग द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारा जो मेन नर्सिंग केयर का एम रहता है कि पेशेंट या जो पर्सन है वो अपनी आज़ादी से रह सके, खुश रह सके, किसी और पर डिपेंड ना हो। सिकनेस इंटरफेयर विथ सेल्फ केयर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कंट्रोल ओवर अदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन, पर्टिकुलरली इफ एडमिशन टू हॉस्पिटल इज नेसेसरी। अब जब भी सिकनेस यानी बीमारी आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ केयर उसमें इंटरफेरेंस होता है, आप खुद की केयर नहीं कर पाते हैं। इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप हैं आपके उसमें इंटरफेरेंस होता है। कंट्रोल ओवर अदर, किसी और के हाथ में कंट्रोल चला जाएगा, आपके खाने पीने का किसी और के हाथ में कंट्रोल चला गया है। हाइजीन कोई और मेंटेन कर रहा है, आपको जो नर्सिंग केयर या डॉक्टर की केयर चाहिए वो अलग है ही। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन, पर्टिकुलरली इफ़ एडमिशन टू हॉस्पिटल इज़ नेसेसरी, साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा अगर आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। इनवाइटेबल इलनेस रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस ऑफ फैमिली एंड अदर सोशल रिलेशनशिप, अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें जान जाने का खतरा है या जान जाएगी, ऐसी कंडीशन में डिस्टर्बेंस होता है फैमिली मेम्बर्स में और अदर सोशल रिलेशनशिप।
इलनेस ऑल्सो अफेक्ट द इमोशनल कंपोनेंट इन द इंडिविजुअल। साथ ही जो बीमारी है वो इमोशनल कंपोनेंट जो है उसको भी अफेक्ट करता है या प्रभावित करती है। शॉर्ट टर्म नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस एवोक अ फ्यू इमोशनल चेंजेस। अगर कोई छोटी बीमारी है जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो थोड़े मोड़े इमोशनल चेंज आते हैं। सीवियर इलनेस है पर्टिकुलरली वन दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग कैन लीड टू मोर एक्सटेंसिव इमोशनल रिएक्शन। अगर कोई सीवियर इलनेस है जिसमें जान जाने का खतरा है तो एक्सटेंसिव इमोशनल रिएक्शंस आते हैं, जैसे कि एंजाइटी, घबराहट होना, शॉक, फियर, एंगर, डिनाइल एंड डिप्रेशन। डिनाइल मतलब होता है कि नहीं मानना। कई बार हम किसी की डेथ की खबर सुनते हैं तो पहला हमारा रिएक्शन रहता है डिनाइल, मतलब हम यकीन ही नहीं करते कि अरे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं डिनाइल। देयर में भी एंगर अबाउट ओवरवर्क, गुस्सा हो सकता है, ओवरवर्क को लेके बहुत काम बढ़ गया है। हैजार्ड ऑफ ऑक्यूपेशन, अब आप अपना रेगुलर रूटीन जो था उसको तोड़कर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं, जान जाने का खतरा है या नॉर्मल डिसीज़ है कुछ भी, तो अब आपका काम भी बढ़ता जा रहा है जहाँ पे आप जॉब करते थे या बिजनेस था। हैजार्ड ऑफ ऑक्यूपेशन, उस आपका जो भी काम है, बिजनेस है या नौकरी है, उस पर भी खतरे हैं। एंड अबाउट डेंजरस लाइफ स्टाइल विच में हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस, या गुस्सा हो सकता है कि हमारी डेंजरस लाइफ स्टाइल जिसकी वजह से हम ये बीमारी लेके बैठ गए हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अमंग द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स में अराइज एज दे नॉट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द हेल्थ इशू। ये अभी हमने कोरोना में देखा है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है जब पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, उन फैमिली मेम्बर्स को पेशेंट की हेल्थ के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। सच इशू रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, रिपीटेड कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी। तो ऐसे इशू को सॉल्व करने के लिए हमको पेशेंट और साथ ही उनके अटेंडर जो है उनको टाइम देना पड़ता है, रिपीटेड कॉन्टैक्ट, बार बार उनसे संपर्क करके उनका हेल्थ अपडेट देना चाहिए और प्राइवेसी मेंटेन करके रखें। पेशेंट नीड अ स्टिमुलेशन ऑफ न्यूज़ अबाउट करंट इवेंट एंड ऑफ पीपल इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड विजिटर्स शुड बी एनकरेज टू गिव न्यूज़ रादर देन आस्क फॉर इट। साथ ही पेशेंट अब हॉस्पिटल में है तो उसको जो रूटीन था अल्टर हो गया है, उसको बाहर की दुनिया की खबरें नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को बाहरी दुनिया की खबरें, न्यूज़पेपर है या कुछ और तरीका है, वो उनको देना चाहिए ताकि वो अवेयर रहें कि सोसाइटी में, दुनिया में क्या हो रहा है। एंड विजिटर्स शुड बी इनकरेज टू गिव न्यूज़ रादर देन आस्क, और जो विजिटर्स हैं उनको हमको बोलना है कि उनसे पूछें नहीं, उनको बताएं कि कहाँ पे क्या हुआ। द नीड टू मेंटेन फैमिली रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप ड्यूरिंग इलनेस इज इंपॉर्टेंट व्हेन स्मॉल चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व। अब द नीड ऑफ मेंटेन फैमिली रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप ड्यूरिंग इलनेस इज इंपॉर्टेंट। जब भी इलनेस है, बीमारी है, तो ऐसी कंडीशन में फैमिली रिलेशनशिप और आपकी फ्रेंडशिप बहुत काम आती है जबकि छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं। सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम पेरेंट्स कैन कॉज लॉट ऑफ एंजाइटी। अगर छोटा बच्चा है, पेरेंट्स एडमिट हैं, तो पेरेंट्स में और बच्चे में काफ़ी एंजाइटी होती है। इफ़ द चाइल्ड इज पेशेंट, अगर बच्चा ही पेशेंट है, द प्रेजेंस ऑफ द मदर और द प्राइमरी केयर गिवर होल्ड अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर कोई बच्चा पेशेंट है तो उसकी मदर या जो प्राइमरी केयर गिवर हैं, जो उनको केयर देते हैं, वो अगर प्रेजेंट रहते हैं बच्चे के साथ तो इसका बहुत सिग्निफिकेंट है और बच्चा जल्दी रिकवर करता है। when one of the parent is admitted in the hospital, it is important that children should be allowed to visit them। अगर कोई पेरेंट एडमिट है तो बच्चे को पेरेंट से मिलाने के लिए लाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमको पेरेंट से मिलवाना ज़रूरी है। ड्यूरिंग इलनेस वेयर पेशेंट रिमेन एट होम, they retain greater independence under such circumstances the nurse's job become more challenging। अगर पेशेंट होम स्टे में है, मतलब हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुआ है, होम स्टे कर रहा है और कोई नर्स को होम विजिट के लिए भेजा गया है, तो ऐसे में पेशेंट को बहुत इंडिपेंडेंस मिल जाती है, आज़ादी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ऐसी कंडीशन में नर्स के लिए काम करना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। एज द पेशेंट में मोर रेडिली एक्सरसाइज हिज राइट टू डिनाई केयर एंड एडवाइस। क्योंकि पेशेंट है, घर वाले रहते हैं, तो फिर ज़्यादा ही अपनी मर्जी का करते हैं कि नहीं हमको ये दवाई नहीं खानी है या हम ये प्रोसीजर नहीं करवाएंगे। साइकोलॉजी ऑफ सिक कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप के बारे में।
ग्रुप क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन सोशल साइकोलॉजी इज़ द ग्रुप। सोशल साइकोलॉजी में अगर हम जो कुछ बेसिक पढ़ते हैं तो वो है ग्रुप, विच इज़ मेड अप टू 2 और मोर पर्सन हु रेगुलरली रिलेट विथ ईच अदर। ग्रुप क्या है? 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं रेगुलरली। मेंबर ऑफ अ ग्रुप आर यूनाइटेड बाय सोशल रिलेशन। जो ग्रुप मेंबर हैं जो सोशल रिलेशन के साथ यूनाइट होते हैं। ग्रुप इज डिफाइंड एज 2 और मोर पीपल हु इन्फ्लुएंस वन अनदर थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ग्रुप क्या है? 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह है। हु इन्फ्लुएंस वन अनदर, जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप, इन दिस टाइप देयर इज एन इंटीमेट फेस टू फेस रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर्स। प्राइमरी ग्रुप में क्या है? फेस टू फेस रिलेशनशिप रहता है, एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, इंटीमेसी लेवल भी हाई है। ऑल द मेंबर हैव वी फीलिंग एंड आर प्रिपेयर टू मेक मैक्सिमम सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर। और प्राइमरी ग्रुप में वी फीलिंग होती है। वी मतलब होता है हम, एक होती है आई फीलिंग यानी मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, वी मतलब हम यानी हम अपने पूरे ग्रुप के बारे में सोच रहे हैं। प्राइमरी ग्रुप में वी फीलिंग होती है और एक दूसरे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहते हैं। एग्जाम्पल, फैमिली एक ग्रुप है 2 या 2 से अधिक लोगों का, जहाँ पर हम एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी रहते हैं और हमारा जो इंटीमेसी लेवल है वो भी हाई होता है। सेकंड है सेकेंडरी ग्रुप। इन दिस ग्रुप द रिलेशनशिप इज़ मोर और लेस कैजुअल। अब यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। इट इज़ मार्क्ड बाय सिंगल बॉन्ड ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो ट्रेड यूनियन हो गया, क्लास ग्रुप हो गया, आपके जो क्लासमेट्स हैं एक ग्रुप बना हुआ है। टर्शरी ग्रुप, ये तीसरा है और लास्ट है। इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप द डिग्री ऑफ इंटीमेसी और रिलेशनशिप इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड। इस ग्रुप में इंटीमेसी या जो ड्यूरेशन है रिलेशनशिप की वो बहुत शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय के लिए होती है। जैसे कि ऑडियंस इन अ सिनेमा हॉल, आप एक मूवी देखने गए सिनेमा हॉल में, वहाँ पर एक जो ग्रुप पूरा ऑडियंस बैठे हुए हैं, आपका एक पूरा ग्रुप है जितने भी लोग देखने आए हैं। या फिर हम कहीं ट्रैवलिंग करते हैं और अ पैसेंजर इन रेलवे कंपार्टमेंट, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक रेलवे का कंपार्टमेंट में बैठे हैं, सामने वाली सीट पे एक फैमिली बैठी है, एक इधर पे हमारी फैमिली बैठी है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमने 7-8 घंटे साथ में निकाले और फिर हम चले गए अपने अपने रास्ते। तो ये हो गया हमारा टर्शरी ग्रुप। यहाँ पे क्या हुआ कि इंटीमेसी और रिलेशनशिप शॉर्ट टाइम के लिए थी, कुछ समय के लिए ही। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी एकदम फेस टू फेस जिससे हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सेकेंडरी यहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी भी है और नहीं भी है। क्लासरूम हो गया, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, आपका वहाँ का ग्रुप हो गया। टर्शरी में हमने देखा ऐसा ग्रुप जहाँ पर रिलेशनशिप और इंटीमेसी की जो डिग्री है या समय है वो कम समय के लिए है, जैसे कि पैसेंजर्स। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि ग्रुप के मेंबर के बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रुप इन्फ्लुएंस देयर मेंबर इन मैनी वे। जो ग्रुप है अपने मेंबर को अलग अलग तरीक़ों से इन्फ्लुएंस करता है या असर डालता है। पीपल इन ग्रुप वर्क टुगेदर एंड हैव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ग्रुप में जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो साथ में काम करते हैं, उनका कोई एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, लक्ष्य होता है जिसके लिए वो मिलकर काम करते हैं। जैसे कि एक स्पोर्ट टीम समझ लीजिए, एक स्पोर्ट टीम है, वो उस टूर्नामेंट को या मैच जीतने के लिए खेल रही है। ईच ग्रुप डेवलप इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू रूल्स अबाउट बिहेवियर। हर ग्रुप के अपने स्टैंडर्ड होते हैं, उनकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या रूल्स होना चाहिए। कंटिन्यू मेंबरशिप थ्रू आउट लाइफ इन ग्रुप इन्फ्लुएंस थॉट, चॉइस, बिहेवियर एंड वैल्यूज़। अगर कोई ग्रुप के आप लाइफ टाइम मेंबर हैं, मतलब हमेशा उसके मेंबर रहे, तो वो ग्रुप आपके थॉट, अब यानी आपके विचार, चॉइस, बिहेवियर और वैल्यू को इन्फ्लुएंस कर सकता है या करता है या प्रभावित करता है। हेल्थ बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय द ग्रुप। हमारा जो हेल्थ बिहेवियर है वो हमारे ग्रुप से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि अगर आपका कोई ग्रुप है जिसमें कोई हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है, हेल्दी फूड लेता है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका असर ज़रूर आपके ऊपर पड़ेगा। आप उसको देखेंगे, बोलेंगे इतना मेहनत करता है और उसकी बॉडी कितनी फिट है,
फिटनेस भी अच्छी है, तो अपने आप भी इन्फ्लुएंस होंगे, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा और आप भी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाएंगे। When a decision has been made up by whole group, the member feel much more bound by the decision. अगर आपके ग्रुप में कोई डिसीजन होता है वो सब ने मिल के लिया, तो आप एक बाउंडेशन फील करते हैं एक दूसरे के साथ में, अच्छा बॉन्ड है हमारा। देन अगर इफ़ इट हैड बीन इम्पोज्ड ऑन द ग्रुप बाय वन पर्सन, अगर किसी एक पर्सन ने अपना डिसीजन पूरे ग्रुप के ऊपर थोप दिया, तो वहाँ पर आप उतना बाउंड फील नहीं करेंगे, उतना बॉन्ड फील नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कंप्लीट हो गया। साइकोलॉजी ऑफ पीपल एट डिफरेंट एज, ये हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। इस वीडियो में हमने समझा है साइकोलॉजी ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल, जिसमें चैलेंज, वुमन, सिक और साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास रहेगी मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ पे। थैंक यू।